हेलो एवरीवन, आप सभी को आर किशन का गुड मॉर्निंग। चलो बाबू, हम लोग आज शुरू करते हैं केमिकल कॉन्टेक्स्ट में अगला लेक्चर। और आज हम लोग जो डिस्कशन का टॉपिक लाए हैं वो है फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन। ओके, पिछले क्लास में हम लोग कोलिजन थ्योरी पर डिस्कशन किए थे और वो टर्म आज यहाँ पे बार बार आएंगे। तो मैं पहले आपको इन्फॉर्म कर दूँ, अब जो हमारे पास ये जो केमिकल कॉन्टेक्स्ट में आगे की जो टॉपिक हैं वो थोड़ा सा सब्जेक्टिव उस पर ज़्यादा लेकर आएगा। हालांकि डेरिवेशन तो है ही, सब्जेक्टिव भी ज़्यादा लेकर आएंगे। और अगर मैं हिंदी और इंग्लिश मीडियम के बच्चों का दोनों को मिलाकर एक साथ वीडियो बनाऊँ तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। इसलिए आज से क्या होगा, हिंदी और इंग्लिश मीडियम के अलग अलग वीडियो जाएंगे आपके पास, है ना। हिंदी मीडियम का जो वीडियो होगा वो ठीक कार्बन कॉपी होगा, इंग्लिश मीडियम के वीडियो का मतलब उसका क्या होगा, ठीक ट्रांसलेशन किया हुआ रहेगा, ताकि किसी बच्चे को पढ़ने में प्रॉब्लम ना हो। हिंदी मीडियम के बच्चों से मेरी खास गुजारिश होगी कि जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं अपने फ्यूचर प्लानिंग को बनाने के लिए, फ्यूचर को बेस्ट करने के लिए आप हिंदी मीडियम में तो ज़रूर पढ़ें, लेकिन साथ ही साथ इंग्लिश मीडियम के लेक्चर को ज़रूर देखें ताकि फ्यूचर में आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं अब हम लोग। फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन, अभिक्रिया वेग को प्रभावित करने वाले कारक। ठीक है, तो मैं लिखा हूँ यहाँ पे केमिकल कॉन्टेक्स्ट में फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन, कौन कौन से फैक्टर रिएक्शन के रेट को प्रभावित करेंगे। ठीक है, तो मैं लिख रहा हूँ फॉलोइंग फैक्टर्स अफेक्ट रेट ऑफ रिएक्शन, है ना। फॉलोइंग फैक्टर अफेक्ट्स रेट ऑफ रिएक्शन। रिएक्शन में शॉर्ट में लिखा हूँ बाबू, पहला फैक्टर है नेचर ऑफ रिएक्टेंट। ओके बाबू, जो हम लोगों ने रिएक्टेंट लिया हुआ है उसका नेचर क्या है, वो या तो सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट कर रहा है, या तो लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट कर रहा है, या तो गैसियस स्टेट में एग्जिस्ट कर रहा है। इसको हम लोग उसका नेचर बोलेंगे। नेचर ऑफ रिएक्टेंट से किस प्रकार रिएक्शन का रेट प्रभावित होंगे हम लोग डिस्कशन करेंगे। ठीक है, सेकेंड पॉइंट, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ओके बाबू, रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन पर रिएक्शन का रेट किस प्रकार से प्रभावित होंगे। ठीक है, कंसंट्रेशन को बढ़ाऊं तो रिएक्शन का रेट कैसा होगा, कंसंट्रेशन को घटाऊं डिक्रीज करो तो रिएक्शन का रेट किस प्रकार से प्रभावित होंगे, हम लोग यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। ठीक, कंसंट्रेशन बोले तो अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, रिएक्टेंट के अमाउंट को अगर बढ़ाऊं या घटाऊं तो क्या असर पड़ेगा। अमाउंट किस रूप में बाबू, मोलरिटी के रूप में, है ना, मोलरिटी के रूप में। हालांकि प्रेशर पे बातें करेंगे, लेकिन पहले तो हम लोग किस पे बात करेंगे, मोलरिटी पर। ठीक है, थर्ड इज टेम्परेचर रिएक्शन के रेट को किस प्रकार से प्रभावित करेंगे। टेम्परेचर को बढ़ाऊं तो रिएक्शन के रेट किस प्रकार से प्रभावित होंगे, टेम्परेचर को घटाऊं तो किस प्रकार से प्रभावित होंगे। ठीक, अच्छा, फॉर वन इज कैटलिस्ट, जिसको हम लोग उत्प्रेरक के नाम से जानते हैं। कैटलिस्ट की उपस्थिति में अगर कैटलिस्ट में डालूं किसी रिएक्शन में, रिएक्शन के दौरान अगर मैं कैटलिस्ट को डालूं तो उसका रेट किस प्रकार से होंगे, बढ़ेंगे या घटेंगे, है ना। अगर मैं कैटलिस्ट को हटा दूं तो रिएक्शन का रेट किस प्रकार से प्रभावित होगा। पॉजिटिव कैटलिस्ट डालूं या नेगेटिव कैटलिस्ट डालूं तो दैट मीन्स कैटलिस्ट किस प्रकार से प्रभावित करेंगे उसको हम लोग यहाँ पर स्टडी करेंगे। ठीक, फॉर वन इज फिफ्थ वन इज प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट पर प्रेशर का क्या प्रभाव पड़ेंगे। प्रेशर को बढ़ाऊं तो क्या असर होगा रिएक्शन के रेट पे, रिएक्टेंट पर प्रेशर घटा दो तो क्या असर पड़ेंगे। ठीक है, सिक्स वन इज एक्सपोजर ऑफ सनलाइट
है ना, जिसको हम लोग फोटोकेमिकल रिएक्शन भी बोलते हैं। कुछ ऐसे रिएक्शन हैं जिसको कि होने के लिए सनलाइट की उपस्थिति जरूरी होती है। सनलाइट मतलब सूरज की रोशनी उपस्थिति जरूरी है। इसका मतलब ये हुआ वैसा रिएक्शन जिसको कि सूरज की रोशनी को उपस्थिति जरूरी है, अगर ऐसे रिएक्शन को मैं डार्क में कराऊं, अंधेरे में कराऊं तो नहीं होगा। तो सनलाइट मतलब एक्सपोजर ऑफ सनलाइट मतलब सन की उपस्थिति किस प्रकार से किसी रिएक्शन को प्रभावित करेंगे वो हम लोग यहाँ पर देखेंगे। ऐसे रिएक्शन को हम लोग फोटोकेमिकल रिएक्शन भी बोलते हैं। डिस्कशन जरूर करेंगे बाबू, ठीक है। तो देखो इसके अलावा भी कई और फैक्टर्स हैं, लेकिन वो सब माइनर फैक्टर है। इस माइनर में भी ये जो मैंने यहाँ लिखा हूँ, इनमें से भी जो सबसे मेजर फैक्टर है वो कौन कौन है? कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, टेम्परेचर एंड कैटलिस्ट। इस तीनों पॉइंट से आपका बोर्ड बार बार क्वेश्चन को रिपीट करते रहती है ना बाबू। किस पॉइंट से? कंसंट्रेशन, टेम्परेचर एंड कैटलिस्ट। इस तीनों पॉइंट से बोर्ड आपको बार बार क्वेश्चन रिपीट करते रहती है। लेकिन ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से आप में इनमें से कहीं से भी क्वेश्चन रिपीट कर दे तो आपको उसे मारना। जैसे अगर क्वेश्चन कर दे विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर अफेक्ट्स रेट ऑफ रिएक्शन, इनमें से कौन फैक्टर रिएक्शन के रेट को प्रभावित करेंगे? इनमें से कोई फैक्टर हो तो उसे प्रभावित करेगा। लेकिन पढ़ना है हम लोग किसको? मेजॉरिटी में कंसंट्रेशन, टेम्परेचर, कैटलिस्ट, और इसको हम लोग यूं ही क्या करेंगे? डिस्कशन कर लेंगे बाबू, ठीक है। तो सबसे पहले किस पर डिस्कशन करो? नेचर ऑफ रिएक्टेंट। रिएक्टेंट का नेचर क्या है, ठीक है। चलो, तो सबसे पहला फैक्टर है नेचर ऑफ रिएक्टेंट। रिएक्टेंट का नेचर क्या है? देखो, मैंने कहा कि रिएक्टेंट तीन प्रकार के हो सकते हैं। एक कंटेनर में कोई सॉलिड है, दूसरा कंटेनर में लिक्विड है, तीसरा कंटेनर में गैस है। गैस को हम लोग खुले कंटेनर में नहीं रख पाएंगे, बस मैं इससे डिस्कशन कर रहा हूँ। ओके बाबू, अगर इसमें कोई सॉलिड है तो हम लोग जानते हैं कोई भी सब्सटेंस हो, चाहे सॉलिड हो लिक्विड हो, वो छोटे छोटे पार्टिकल से बने होते हैं। ओके बाबू, अगर आपने सॉलिड स्टेट पढ़ा होगा तो मैंने आपको डिटेल्स से सॉलिड स्टेट पढ़ाया हूँ। अगर आपने सॉलिड स्टेट पढ़ा होगा तो ज़रूर मैं यहाँ पे बताया हूँ, ठीक है। लिक्विड जो है, लिक्विड जो पार्टिकल्स हैं वो सॉलिड के रिस्पेक्ट में दूर दूर पर होते हैं। क्यों? क्योंकि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यहाँ पर क्या करता है? इसके रिस्पेक्ट में कम काम करता है। गैस, हालांकि इसे हम खुले बर्तन में नहीं रख पाएंगे, चलो हम इसे बंद कर देते हैं। इस प्रकार से मैंने क्या किया? इसको बंद कर दिया। गैस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ना वो बहुत दूर दूर पर होते हैं। क्यों? क्योंकि इसके बीच में किसी प्रकार के इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स काम नहीं करता, अंतः आणविक आकर्षण बल काम नहीं करता, जिसके कारण इसके पार्टिकल्स रैंडम मोशन करते रहती है, इधर उधर करते रहते, इधर उधर भागते रहिए, जिग जैग मोशन करते रहेंगे। कभी इधर गया, कभी इधर गया, कभी इधर गया, कभी इधर गया, है ना। क्यों? क्योंकि गैस में जो मॉलिक्यूल्स हैं उसके मॉलिक्यूल्स के बीच में कोई पकड़ने वाला फोर्स काम नहीं करता है। उस पकड़ने वाले फोर्स को हम लोग नाम देते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। वो मॉलिक्यूल के बीच काम नहीं कर पाता, जिसके कारण मॉलिक्यूल उस कंटेनर में इधर उधर भागते रहेंगे। अब जरा कल की बातें करो, मैंने कहा था कोलिजन थ्योरी के बारे में। मान लिया जाए कि एक टक्कर, एक पार्टिकल इधर से आया, दूसरा पार्टिकल इधर से आया, आ रहा टकराने के लिए, एक निश्चित दिशा है और साथ ही साथ अगर उसके साथ एनर्जी हो, तो अगर ऐसा टक्कर हो तो उसको नाम देते थे प्रभावी टक्कर, इफेक्टिव कोलिजन। और अगर इफेक्टिव कोलिजन हो तो रिएक्शन का रेट क्या होगा? अधिक होगा। अब यहाँ पर देखो, तो कंटेनर में मॉलिक्यूल है, ये मॉलिक्यूल आपस में भाग दौड़ कर रहे हैं, भाग दौड़ करें, कोई इधर कोई उधर, कोई उधर कोई उधर। ओके बाबू, नहीं क्या भाग दौड़ इसमें भी हो रही है, लेकिन इसके रिस्पेक्ट में भाग दौड़ कम होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे रैंडम मोशन होता है, इसके मॉलिक्यूल कोई पकड़ने वाला नहीं है, जिसके कारण कंटेनर में इधर उधर भागते रहता है। अब देखो, जब कई मॉलिक्यूल हैं, मॉलिक्यूल की संख्या बहुत अधिक है, और अगर वो कहीं पर इधर उधर भागते रहेंगे, मान लिया कोई कमरा है, उस कमरे में अगर मैं 100 आदमी को खड़ा कर दूं और 100 आदमी को उसको दौड़ा दूं, उस कमरे में 100 आदमी क्या करूं? दौड़ा दूं। कोई इधर दौड़े, कोई उधर दौड़े, कोई उधर दौड़े, तो सामने से किसी न किसी का टक्कर तो होगा ही। और सामने जब कोई इनको टक्कर होगा
तो प्रभावित टक्कर की संभावना बढ़ जाएंगे, आमने सामने से एक सफिशिएंट एनर्जी के साथ, एक निश्चित दिशा के साथ आने की संभावना बढ़ जाएंगे, तो रिएक्शन का रेट क्या होगा, बढ़ जाएगा, नहीं क्या। तो वही गैस के केस में होता है। गैस में पार्टिकल्स के बीच रैंडम मोशन अधिक होने के कारण यहाँ पर इफेक्टिव कोलिजन की संख्या क्या होते हैं, अधिक हो जाती है, जिसके कारण यहाँ पर रिएक्शन का रेट क्या होगा, सबसे अधिक होगा। लेकिन लिक्विड में ये जो पार्टिकल्स हैं, इसमें पार्टिकल्स में थोड़ा सा मोशन जो होते हैं ना, वो गैस के रिस्पेक्ट में क्या तो कम होता है। और जब कम होंगे तो यहाँ पर भाग दौड़ अधिक नहीं होगा, भाग दौड़ नहीं अधिक होंगे तो इफेक्टिव कोलिजन के नंबर क्या होंगे, बहुत ही कम होंगे। और बहुत कम होगा तो इसमें रिएक्शन का रेट इसके रिस्पेक्ट में क्या होगा, बहुत कम होगा। सॉलिड में तो देख, सॉलिड में तो सबसे कम होंगे, क्योंकि पार्टिकल्स एक दूसरे से क्लोजली पैक हैं। क्लोजली पैक होने के कारण उसमें क्या होंगे, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा काम करती है, जिसकी वजह से पार्टिकल इधर उधर आसानी से मूव नहीं कर पाएंगे। तो सिंपल से केस ये हुआ कि गैसियस कंडीशन में रिएक्शन का रेट सबसे अधिक होगा, उसके तुलना में लिक्विड में कम होगा, और सॉलिड में तो लगभग में कम होगा, ठीक है ना। क्यों अधिक होगा, क्योंकि रैंडम मोशन होता है। तो बोल दूं ऑर्डर ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। रिएक्शन का रेट सबसे कहाँ पर होगा, वो ये आपके पास सॉलिड था, ये लिक्विड फेज में है, और ये क्या है, गैस में। गैस में सबसे ज़्यादा रिएक्शन का रेट होगा, उसके बाद लिक्विड में, ओके बाबू, उसके बाद किसमें, सॉलिड में, है ना। तो गैस में सबसे अधिक रिएक्शन का रेट क्यों होगा, क्यों, क्योंकि पार्टिकल्स के बीच रैंडम मोशन होने के कारण वहाँ पर नंबर ऑफ इफेक्टिव कोलिजन क्या होते हैं, अधिक होता है। ओके, यहाँ पे बाबू मैं लिखूँ ड्यू टू रैंडम मोशन in gaseous molecule, उसके बाद मैं यहाँ लिख रहा हूँ, इन ऊपर लिख रहा हूँ, ठीक है, in gaseous molecules number of effective collision are increased, number of effective collision due to random motion in gaseous molecules, number of effective collision is greater, किसके रिस्पेक्ट बाबू, with respect to liquid and solid। ओके, तो सबसे अधिक रिएक्शन का रेट किस अवस्था में होगा, गैसियस फेज में, तब जाकर लिक्विड में, और तब जाकर कहाँ पर बाबू, आपका होगा सॉलिड में, ठीक है। दूसरा कंडीशन है, दूसरा अगर क्वेश्चन कर दे, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ऑफ मैटर शो मैक्सिमम या ग्रेटर रेट ऑफ रिएक्शन, तो किसमें मारोगे, गैसियस में, ठीक है। दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट, concentration of reactant, है ना। देखो, हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन में इस प्रकार की बात किए थे कि कोई रिएक्शन था जिसमें रिएक्टेंट R था, और रिएक्शन उसने किया, प्रोडक्ट P को बनाया, और मैंने यहाँ पे ग्राफ भी आपको ड्रॉ करके बताया था इस प्रकार से। इधर टाइम होगा और इस एक्सिस पर क्या है, कंसंट्रेशन है। ओके बाबू, जब कंसंट्रेशन मैक्सिमम होगा, जब रिएक्शन हमने शुरू होने नहीं दिया, अभी रिएक्शन होने ही नहीं दिया है, टाइम 0 था
और उस कंडीशन में रिएक्शन का कंसंट्रेशन मैक्सिमम था। जैसे जैसे समय होगा रिएक्टेंट के अमाउंट में कंजप्शन होगा, रिएक्टेंट के अमाउंट कंज्यूम करेगा और प्रोडक्ट को बढ़ाएगा। रिएक्टेंट के अमाउंट जब कंज्यूम करेंगे, इस प्रकार देखो रिएक्टेंट के अमाउंट कंज्यूम करेगा, घटेगा, इस प्रकार से घटेगा, जिसके कारण रिएक्शन का रेट क्या होता है, घट जाता है। एक्सपेरिमेंटली ऐसा देखा गया है कि जैसे जैसे रिएक्शन होने का समय होती है, होने के लिए समय दिया जाए तो रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन क्या घटते जाएंगे, जिसके कारण रिएक्शन का रेट क्या होती है, घटती है ना। क्यों घटती है बाबू? क्योंकि रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन के अमाउंट क्या होंगे, कंज्यूम करते जाएंगे, मतलब कंसंट्रेशन घटते जाएगा। ठीक है, यहां मैंने दिखाया था वही लिखूं। एक्सपेरिमेंटली it is observed that during passing of time, ओके बाबू, या फिर प्रोग्रेस ऑफ टाइम भी लिख सकते हैं हम लोग। ठीक है, हाँ, विथ प्रोग्रेस ऑफ टाइम लिखते तो अच्छा रहता। विथ प्रोग्रेस ऑफ टाइम मतलब समय जब गुजरते जाएगा। विथ प्रोग्रेस ऑफ टाइम जब प्रोग्रेस करेगा, बढ़ेगा, तो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन क्या कंज्यूम होगा, है ना। रिएक्टेंट्स आर कंज्यूम्ड, amount of reactants are consumed। ओके बाबू, थोड़ा सा रहने दो। Experimental observed that with progress of time, थोड़ा सा यहीं से, with progress of time, rate of reaction is decreased। क्यों? decrease क्यों बाबू? because with progress of time, progress of टाइम के बढ़ने से क्या होता है, अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट्स, मैं इधर अब मिटा दूं, अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट्स आर कंज्यूम्ड, है ना। रिएक्टेंट का अमाउंट क्या होगा, कंज्यूम्ड होगा, है ना। कंजप्शन होने के कारण क्या होगा, रिएक्टेंट कंसंट्रेशन घटते जाएगा, रिएक्टेंट का रेट घटेगा। लेकिन इसका जो परफेक्ट एक्सप्लेनेशन मिलता है कि आखिर क्यों घट गया, है ना, या फिर क्यों बढ़ जाती है, इसका परफेक्ट एक्सप्लेनेशन कहाँ से मिलता है, कोलिजन थ्योरी से। कोलिजन थ्योरी जो हम लोग पिछले लेक्चर में हम लोग डिस्कस किए थे कि कोलिजन थ्योरी पे हम लोग यहाँ पर एप्लीकेशन करेंगे। देखो कोलिजन थ्योरी का एप्लीकेशन आ गया है। ठीक है, इसी के नीचे लिखोगे वो कंसंट्रेशन रिएक्टेंट के रेट को किस प्रकार से प्रभावित करेंगे, इसका एक्सप्लेनेशन कहाँ से मिलता है, कोलिजन थ्योरी से। ठीक है, आ जाओ, देखो आप लोग लाइन चेंज करके लिखना। जब रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन बढ़ाओगे, तो कंसंट्रेशन जब बढ़ेंगे, मान लिया जाए एक कंटेनर है, इस कंटेनर में पहले से कोई लिक्विड ढला, कोई सॉल्वेंट पड़ा हुआ है, सॉल्वेंट है। ओके बाबू, इसमें मैंने कोई एक केमिकल सब्सटेंस को डाला। ठीक है, केमिकल सब्सटेंस को मैंने मान लिया जाए कि इसमें उसके 100 मॉलिक्यूल्स को डाला, 100 मॉलिक्यूल्स को। ओके, तो जब इस सॉल्वेंट में 100 मॉलिक्यूल्स आएंगे,
100 मॉलिक्यूल के बीच में टक्कर होने की संभावना अधिक हो बढ़ेंगे, ठीक है, संभावना 100 मॉलिक्यूल के बीच ये कोलिजन होगा। लेकिन जब इसके मॉलिक्यूल्स की संख्या बढ़ा दूं, मॉलिक्यूल की संख्या बढ़ा दूं, अब मैं इसमें और 100 और डाल दूं, 100 मॉलिक्यूल्स, पहले 100 थे, अब 100 और थे, अब इसमें उसकी संख्या और बढ़ गई। अब जब 100 की संख्या अधिक हो गई और अधिक बढ़ गए, मतलब टोटल अब 200 मॉलिक्यूल्स हो गए, तो 200 मॉलिक्यूल्स के बीच क्या होंगे, भाग दौड़ उसमें बढ़ जाएंगे। और जब भाग दौड़ बढ़ेंगे तो कोई ना कोई मॉलिक्यूल्स ऐसा होगा जो सामने से आकर एक प्रॉपर ओरिएंटेशन में एक निश्चित एक थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के साथ टकराएगा, और टकराने से क्या होंगे, वहाँ पे रिएक्शन कर, टकराने से क्या होगा, प्रोडक्ट बनने की दर बढ़ जाएंगे, और प्रोडक्ट जब बनने की रेट बढ़ जाएंगे तो रिएक्शन का रेट क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे मैंने सिंपली कहा, जब कंसंट्रेशन बढ़ाओगे, है ना, देखो बाबू मैं इसको फिर से सिंपली समझा दूँ। जैसे मैंने कहा एक कमरा है, उस कमरे में पहले 10% को मैं 10 आदमी था, उस 10 आदमी को मैंने क्या क्या दौड़ा दिया, दौड़ते रहो दौड़ते रहो दौड़ते रहो, तो बहुत कम संभावना है कि उसके बीच में आमने सामने टक्कर होने की संभावना कम हो। लेकिन अगर मैं अब उस कमरे में जिसमें 10 था उसमें 100 और घुसा दूं और बोलो कि चलो अब दौड़ो, तो दौड़ने के क्रम में हो सकता हो कि आमने सामने से टक्कर होने की संभावना अधिक हो सकता हो, प्रभावित टक्कर होने की संभावना अधिक हो सकता हो, तो वहाँ पे प्रोडक्ट होने की दर क्या होगा, बढ़ जाएंगे। और प्रोडक्ट होने की दर बढ़ेंगे तो इसका मतलब ये हुआ रिएक्शन का रेट बढ़ जाएगा। तो कोलिजन थ्योरी एक्सप्लेन करती है कि अगर कंसंट्रेशन को बढ़ा दूं तो कंसंट्रेशन को बढ़ाने से क्या होगा कि नंबर ऑफ इफेक्टिव कोलिजन क्या होते हैं मॉलिक्यूल्स, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स का बढ़ जाती है, और बढ़ने से क्या होगा, रिएक्शन का रेट क्या होगा, बढ़ जाएगा। लेकिन यदि कंसंट्रेशन को घटा दूं, कंसंट्रेशन घटाने से क्या होगा कि अब वहाँ पे नंबर ऑफ इफेक्टिव कोलिजन क्या होंगे, घट जाएंगे, और घटने से क्या रिएक्शन का रेट घट जाएगा, जो कि अभी मैं ऊपर लिखा हूँ, ठीक है। तो चलो अब क्या करना, स्टेंजा चेंज करके लिखना, ठीक है। कोलिजन थ्योरी, स्टेंजा चेंज करके बाबू, कोलिजन थ्योरी explains that on increasing concentration of किसका बाबू, reactant number of effective collision are increase कर जाएंगे, है ना। hence rate of reaction is increased, इसलिए रिएक्शन का रेट क्या होगा, बढ़ जाएगा। और ठीक अगर इसका उल्टा करोगे, रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन घटाओगे, रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन घटाने से क्या होगा कि अब वहाँ पे इफेक्टिव कोलिजन जो है उसकी होने की संभावना घट जाएंगे, और अगर ऐसा होगा तो फिर रिएक्शन का रेट क्या होगा, घट जाएगा, ठीक है। इसी के नीचे वाइस वर्सा मतलब ठीक उसका उल्टा, ठीक उसका उल्टा मतलब पहले मैं कंसंट्रेशन बढ़ा रहा था, अब क्या करूं, कंसंट्रेशन को घटा दूं, ठीक है। बताओ इसी के नीचे, इसी के नीचे on decreasing concentration of reactant, number of effective collisions between a reactant molecule are decreased, and hence rate of reaction is
rate of reaction is decreased। ओके बाबू, इसलिए रिएक्शन का रेट क्या होगा, डिक्रीज कर जाएगा। तो ये क्वेश्चन पूछता है आप लोगों से बोर्ड में, व्हाट हैपेंस व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज इंक्रीज्ड, है ना। व्हाट हैपेंस व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज डिक्रीज्ड, या फिर कह दे व्हाट हैपेंस व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज चेंज। चेंज दो प्रकार का हो गया, या तो बढ़ा दो या तो घटा दो, है ना। दूसरा क्वेश्चन पूछता है व्हाट हैपेंस व्हाई रेट ऑफ रिएक्शन इज इंक्रीज्ड व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज इंक्रीज्ड। ठीक है, तो सारे क्वेश्चन को मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ बाबू। ठीक है, तो क्वेश्चन आपसे कैसे पूछता है इसमें, क्वेश्चन है व्हाट हैपेंस when concentration of reactant is changed। ओके बाबू, चेंज दो प्रकार का हो गया, इंक्रीज्ड और डिक्रीज्ड, है ना। आपसे जो भी क्वेश्चन कर दे, अब इंक्रीज पूछे तो इंक्रीज वाला पार्ट लिखना, डिक्रीज पूछे तो डिक्रीज वाला पार्ट लिखना। तो हमको सिंपल से पार्ट लिखना है कि अगर कंसंट्रेशन रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन को इंक्रीज कर दूं तो क्या होगा, नंबर ऑफ इफेक्टिव कोलिजन क्या होगी, रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल के बीच में बढ़ जाएंगे, इसलिए रिएक्शन का रेट क्या होगा, बढ़ जाएगा। अगर एक पूछे डिक्रीज के बारे में पूछे तो हम लोग पूछे बोलेंगे यदि रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन को डिक्रीज कर दूँ तो नंबर ऑफ इफेक्टिव कोलिजन बिटवीन रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, घट जाएंगे, जिसका रिएक्शन का रेट क्या होगा, घट जाएगा। ठीक है, तो बोलो, चलो आंसर, व्हाट हैपेंस व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज चेंज्ड। चेंज दो प्रकार का हो गया, इंक्रीज और डिक्रीज। कर लोगे बाबू, आप आंसर कर लेना। आंसर, व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज इंक्रीज, देखो चेंज है ना, चेंज में बाबू दो प्रकार होंगे, इंक्रीज और डिक्रीज होंगे। ठीक है, when concentration of reactant is increased then number of effective collision between, देखो between को शॉर्ट में लिखा हूं, between reactant molecules are increased, okay babu, hence rate of reaction is increased, okay babu, but when concentration of reactant is decreased then क्या होगा बाबू, नंबर ऑफ इफेक्टिव कोलिजन between reactant molecules मैं ऊपर लिख रहा हूं बाबू, between reactant molecules क्या होंगे, are decreased, okay, hence rate of reaction क्या होंगे, एच डिक्रीज्ड, ओके बाबू। तो चेंज दो प्रकार का हो गया, अगर इंक्रीज कर दूं तो और डिक्रीज कर दूं तो, या इसी क्वेश्चन को पूछेगा, क्वेश्चन को इसी कर सकता है, व्हाट हैपेंस, सॉरी, व्हाई
वाई रेट ऑफ रिएक्शन is increased, okay babu, when concentration of reactant is increased. ओके ना, रिएक्शन के रिएक्टेंट के अमाउंट को वाई रेट ऑफ रिएक्शन इज इंक्रीज्ड, रिएक्शन का रेट क्यों बढ़ जाता है, व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज इंक्रीज्ड, जब रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन को बढ़ा दिया जाए तब रिएक्शन का रेट बढ़ जाता है। क्यों, तो सिंपल से लिखना है, कंसंट्रेशन को बढ़ाने पर नंबर ऑफ इफेक्टिव कोलिजन क्या होते हैं, बढ़ जाते हैं, इसलिए रिएक्शन का रेट क्या होती है, बढ़ जाती है। अगर इसी को ऐसे क्वेश्चन कर देता, वाई रेट ऑफ रिएक्शन इज डिक्रीज्ड व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज डिक्रीज्ड, है ना, रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन को घटाने पर रिएक्शन का रेट घट जाता है। क्यों, तो आप सिंपल से आंसर करते हैं कि रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन घटाने पर नंबर ऑफ इफेक्टिव कोलिजन क्या होती है, घट जाती है, इस रिएक्शन का रेट क्या होती है, घट जाती है ना। तो कर लोगे बाबू, ठीक है। इस क्वेश्चन को आप क्या करो, तैयार करके रखो, आपके एग्जाम के लिए क्या इंपॉर्टेंट माने जाते हैं सब क्वेश्चन 2 नंबर के लिए, ठीक है। तो अब अगला जो इसका नेक्स्ट फैक्टर है दैट मीन्स टेम्परेचर, उसके लिए मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा इंतजार करवाता हूँ आपको, नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ, है ना। आप क्या करो, इसको तैयार करके रखो। अब हम लोग सब्जेक्टिव सेक्शन में घुसे हुए हैं, थोड़ा सा आप लिखने की आदत भी डालो, ओके बाबू। इसके बाद क्या करेंगे, हम लोग फिर से न्यूमेरिकल सेक्शन में घुस जाएंगे, जहाँ पर हमें फर्स्ट ऑर्डर के रिएक्शन पर बहुत ज़्यादा डिस्कशन करना है, ठीक है। आप इसे तैयार करके रखो, हम आपके साथ फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर से आते हैं, ठीक है। तब तक के लिए आप सभी को आर के सेन का थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।